यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चिकन के शामी कबाब। आज मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने 7 फ्रोजन पराठे भी बनाने हैं। सबसे पहले 3 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। चने की दाल को मैंने सिर्फ आधा घंटा भिगोया था। 1 घंटा बहुत होता है, कोई रात भर दाल को भिगोने की जरूरत नहीं होती। दाल मैंने 700 ग्राम ली है और 700 ग्राम ही मैंने चिकन लिया है। लेकिन चिकन के कौन कौन से पीसेस मैंने लिए हैं जिससे टेस्ट अच्छा आता है वो इम्पोर्टेंट है बताना। दाल को पहले एक बॉईल आने देंगे ताकि इस पर जो भी झाग वगैरह बनती है वो उतार लें। इसकी एक बहुत ऑथेंटिक सी रीजन है जो मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला। अच्छा, झाग उतारने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डाल दिया था मैंने और एक छोटे साइज का टमाटर भी शामिल किया था। इसके बाद इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन भी डाला है। अदरक इसमें नहीं जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि टोटल 700 ग्राम चिकन में कौन कौन से पीसेस लिए थे मैंने। इनको मैंने अलग अलग इसलिए रखा था ताकि आपको दिखा सकूं। सबसे पहले ये 2 गर्दन के पीस और एक हड्डी ली है। इससे कोई चिकन तो नहीं निकलेगा लेकिन इसकी हड्डियों का सूप हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें वो हड्डियां हैं जिससे हमें चिकन भी मिलेगा। एक इसमें लेग पीस है और बाकी थाई के पीसेस लिए हैं मैंने। इनकी जगह आप कोई भी हड्डी वाले पीसेस ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बोनलेस चिकन भी शामिल करेंगे, इससे शामी कबाब में रेशे बनेंगे। सिर्फ 3 साबुत मसाले इसमें जाएंगे। दालचीनी एक दरमियानी साइज का टुकड़ा ले लें। 10 से 12 अदद लौंग और 7 से 8 सब्ज इलायची के इसमें शामिल कर देंगे और 2 चिकन के क्यूब्स भी ऐड किए थे मैंने। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पिसे हुए मसालों में 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया और 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। नमक अभी मैंने कम शामिल किया है क्योंकि इसमें 2 चिकन के क्यूब्स भी ऐड किए हैं। बाद में चेक करेंगे, अगर कम लगा मुझे तो मैं थोड़ा और ऐड कर दूंगी। इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे। इससे एक तो प्रेशर की साइड्स नहीं जलेंगी और दूसरा जब दाल का पानी खुश्क करेंगे तो उसमें जो मसाले मैंने डाले हैं साबुत और पिसे हुए दोनों का भुना हुआ सा टेस्ट आएगा। जैसे ही विसल बोलने लगे तब से टाइम नोट करना स्टार्ट करना है। 10 से 12 मिनट प्रेशर चलने देना है। इससे ज्यादा टाइम देंगे तो सब कुछ घुल जाएगा। यहाँ जी सीटी बोलने लग गई है। अब एग्जैक्ट 12 मिनट के बाद इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और स्टीम रिमूव करके अच्छी तरह फिर मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा चिकन गल गया है और दाल भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुई। अगर आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना प्रेशर कुकर में बनाने के तो फटाफट आप शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। वैसे जब मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तभी मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, वरना देगची में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस अब चिकन को मैं सेपरेट निकाल लूंगी। बोनलेस चिकन को मैं अलग रखती जा रही थी और हड्डी वाले चिकन को अलग, ताकि जो चिकन हड्डी से अलग करना है उसके लिए एक एक पीस को ढूंढना ना पड़े। यहाँ दाल भी बहुत अच्छी गल गई है। इसमें भी जो थोड़ा बहुत पानी है वो फुल फ्लेम करके मैं ड्राई कर लूंगी। पानी बिल्कुल ड्राई करना है। इसके बाद दाल को भी हल्का हल्का सा कूट लूंगी और चिकन को भी मैंने अलग से हल्का हल्का सा कूट कर रख लिया है ताकि इन शामी कबाब में चिकन भी नजर आए। अच्छा, इनको मैंने फ्रीज करना है तो प्याज मैंने प्रेशर में ही डाल दिए थे ताकि प्याजों का भी टेस्ट आ जाए। शामी कबाब बनाते वक्त मैं एक्स्ट्रा प्याज नहीं डालूंगी। दाल का पानी बहुत अच्छे से खुश्क करना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। पहले मैं शामी कबाब और तरीके से बनाती थी और हर बार उसी तरीके से बना कर और खा कर थक गई। फिर यूट्यूब पर इतनी सारी रेसिपीज देख कर बनाई लेकिन पसंद नहीं आई। ये फिर फाइनली पसंद आ गई और आज मैं ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ। इस रेसिपी से बहुत मजे के शामी कबाब बनते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें, आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। परफेक्ट मेजरमेंट बताई है मैंने आपको अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाने हैं तो। और जिस मग के साथ मैं पानी डाल रही थी वो 1 गिलास के बराबर है। और दूसरी अहम बात ये कि जब प्रेशर कुकर की सीटी बोलने लगे उसके बाद 12 मिनट का टाइम नोट करना है और साथ ही चूल्हे की आंच को भी थोड़ा सा मीडियम करना है ताकि प्रेशर कुकर में जो भी पानी है वो ज्यादा खुश्क ना हो जाए और शामी कबाब का मिक्सचर नीचे ना लग जाए। अच्छा, इस प्रेशर कुकर में मैंने इतना कुछ बना लिया है। जब न्यू लिया था तो सोचा था कि पहले कोई रेसिपी बनाकर इसमें रिकॉर्ड करूंगी, उसके बाद इसे रूटीन में यूज करूंगी। लेकिन इतना कुछ बनाती रही क्योंकि मेरे पास इस साइज का कुकर नहीं था और ये मैंने बड़ी ईद से पहले ऑर्डर किया था लेकिन मुझे ईद के काफी दिन बाद रिसीव हुआ। अब ऑनलाइन मंगवाने की रीज़न ये थी कि मुझे 3-in-1 कुकर चाहिए था, मतलब जिस कुकर के साथ ग्लास लिड भी हो। इसी कंपनी का पहले भी मेरे पास कुकर है जो 9 लीटर का है लेकिन वो रूटीन में यूज़ नहीं हो सकता, बहुत बड़े साइज का है। ये वाला कुकर 5 लीटर का है जो मैं घर में रूटीन में यूज़ करती हूँ और आज फाइनली इसमें कुछ बनाते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि एक रीज़न तो ये थी इसको ऑनलाइन मंगवाने की कि मुझे ग्लास लिड के साथ चाहिए थी और दूसरा ये मुझे कम प्राइस
प्राइस में भी मिला क्योंकि ये मैंने इनकी डायरेक्ट फैक्ट्री से ऑर्डर किया था। पहले मैंने काफ़ी जगहों से पता किया था कि मुझे ऑनलाइन ना मंगवाना पड़े और मैं खुद देखकर इसको खरीदूं। अब सबके पास ये ग्लास लिड के बगैर पड़े थे लेकिन साथ लिड नहीं थी। फिर एक दो जगहों पर लिड के साथ ये 12,000 13,000 इस रेंज में मिल रहा था और ऑनलाइन ये 7,000 का था। बस ये रीज़न थी कि मुझे ये नॉर्मल प्राइस में और ग्लास लिड के साथ मिल गया। इस वीडियो में लिड का यूज़ नहीं हुआ लेकिन जब मैं इन कबाब की मिक्सिंग कर रही थी तब जिस बाउल में दाल का मिक्सचर था उस पर लिड रखी हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा इसका रिव्यू मैं अलग से दूंगी क्योंकि जब ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था तब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो रिकॉर्ड की थी। चलें जी, सब चीज़ें तैयार हैं, बस अब इनको मिक्स करना है और कबाब की शेप देनी है। आज एक और आसान तरीका बताऊंगी आपको शामी कबाब बनाने का। सबसे पहले दाल और चिकन को एक बर्तन में डाल देंगे, साथ ही हरा धनिया इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच भर के भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसे साइड पर रख दिया था क्योंकि मैंने अभी दोपहर का खाना खाना था और इसके बाद इनके कबाब बनाऊंगी। मौसम चेंज हो गया है इसलिए मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि मैंने 10 मिनट के बाद इसे बना लेना था, तो मैंने किचन में ही एक साइड पे इनको रख दिया था। अच्छा, इस बार मैंने शामी कबाब बनाने के लिए एक जार का ढक्कन लिया और एक शॉपिंग बैग को इस तरह लंबाई में काट कर पहले इस पर हल्का सा ऑयल लगाया ताकि ये मिक्सचर इसके साथ चिपके ना और अच्छे से शामी कबाब बन जाए। सबसे पहले इस पेपर को ढक्कन पर रखेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसमें डालकर प्रेस करेंगे ताकि शामी कबाब की अच्छी सी शेप आ जाए और बस इसको निकाल लेंगे। पेपर को हटाएंगे और ये देखें कितनी अच्छी सी शेप आ गई है। अब इनकी साइड्स को क्लियर करेंगे और स्मूथ कर लेंगे हाथों की मदद से। इस शामी कबाब के एजेस को स्मूथ कैसे करना है ये अभी मैं नेक्स्ट आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अब बनाएंगे इसका कबाब। इसकी साइड्स को क्लियर करेंगे और इस तरह हाथ पर गोल गोल घुमाकर इसके एजेस को स्मूथ कर लेंगे। ये सारे शामी कबाब झटपट बन गए थे, बस फिर इनको फ्रीज करके जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर दिया था। अब थोड़ा करीब से आपको दिखा रही हूँ। पहले थोड़ा सा शामी कबाब का मिक्सचर लेंगे, फिर इस पर प्लास्टिक शीट से कवर करके प्रेस करेंगे। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद शीट को हटाएंगे और ये देखें कितनी अच्छी कबाब की शेप आई है। अब इसके किनारों को क्लियर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल साइड पर लगा है वो क्लियर करके हाथ से फिर इसे हर तरफ से स्मूथ कर लेंगे और ये बन गया शामी कबाब। ऐसे ही सब बनाकर मैंने फ्रीज कर लिए थे और फिर नेक्स्ट डे जब ये अच्छे से फ्रीज हो गए तो इनको जिपलॉक बैग्स में डालकर स्टोर कर लिया था। ये टोटल 30 कबाब बने थे। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ फ्रोजन पराठे। इसके लिए मैंने 4 कप गंदम का आटा लिया है। अच्छा, इस कप में 1 गिलास जितनी क्वांटिटी होती है तो मैंने 4 मग आटे के लिए हैं। साथ ही मैंने पानी को नीम गर्म करने के लिए रख दिया था और ये मैंने टोटल पानी 2.5 मग के बराबर लिए थे, जिसमें से सिर्फ 2 मग के साथ ये सारा आटा गूंद लिया था। इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आटे में सबसे पहले 1 चम्मच नमक का डाल देंगे, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। चीनी को मैंने अभी पीसा है, ये मेरे पास नहीं थी। इसके अलावा 3 चम्मच भर के देसी घी के इसमें शामिल कर देंगे। मेरी कोशिश थी कि इन पराठों को मैं जितना हेल्दी वे में बनाऊंगी उतना अच्छा है। वैसे तो घी या ऑयल में बनी हुई कोई भी चीज़ हेल्दी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने मैदे की जगह गंदम के आटे का इस्तेमाल किया है और सिंपल ऑयल या घी की जगह मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है।
और ये देसी घी मैंने घर में बनाया है। ये जो घी का डिब्बा आप देख रहे हैं ये सिर्फ तब आता है जब घर में देसी घी अवेलेबल ना हो। अच्छा, इस आटे में इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे पानी के बगैर, और इसको चेक करने का तरीका ये है कि इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग हो गई है या नहीं। तो आटे में सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हाथ में आटा लेकर अच्छी तरह हाथ को बंद करके फिर खोलें तो आटे की गुठलियाँ सी बनेंगी, तो मतलब परफेक्टली मिक्सिंग हो गई है। अब इस आटे को गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है। एक ही बार इतना सारा पानी नहीं डाल देना कि आटा पतला हो जाए और हाथों के साथ चिपकता रहे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे तो हाथ भी कम गंदे होंगे। इस आटे को थोड़ा हार्ड फॉर्म में रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा, क्योंकि इसको गूंदने के बाद कोई 3 से 4 बार रेस्ट देनी है हर स्टेप में। सबसे पहले तो आटे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 20 मिनट रेस्ट देंगे और फिर इसको गूंदेंगे। इससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा और ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी गूंदने में। बस इसको अब 20 मिनट के बाद चेक करके गूंद लेंगे। किसी भी रुमाल या इस तरह की शीट से कवर करके रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। नीम गर्म पानी से गूंदने की वजह से ये जल्दी सेट हो जाएगा। और अब 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये आप देखें ज़रा, आटे को अभी मैंने सिर्फ मिक्स करके रखा है। ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड, बस थोड़ा सा हार्ड रखा है और 20 मिनट रेस्ट देने के बाद ये और सॉफ्ट हो जाएगा। 4 गिलास आटे के लिए सिर्फ 2 गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ होगा और बाकी ये आपके सामने है, काफ़ी पानी बच गया है। अब जब इस आटे को गूंदना है तो इसी पानी को इस्तेमाल करूंगी और तब पानी से सिर्फ हाथ को गीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना हाथों को। अगर आप हाथ गीले नहीं करेंगे तब भी आप ये आटा गूंद सकते हैं, ये बिल्कुल भी हाथ के साथ चिपकेगा नहीं। हमें आटा गूंदते हुए आदत हो जाती है बार बार पानी से हाथ को गीला करने की, लेकिन इस डो को बहुत ध्यान से नीड करना है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 20 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करते हैं और गूंद लेते हैं। आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया था। बस 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद इसे एक अलग बर्तन में निकालकर सिर्फ 5 मिनट कवर करके रख देंगे। इसके बाद इनके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जब आटा गूंद लेंगे तो इस पर भी 1 चम्मच ऑयल लगाकर कवर करेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। हर स्टेप में इसको कवर करके रखना है। ऑयल लगाने के बाद पहले जब आटा मिक्स किया था तब भी 1 चम्मच ऑयल का लगाकर 10 से 15 मिनट रखा। फिर आटा गूंदने के बाद 1 चम्मच ऑयल लगाकर रखा। अब जब इसके पेड़े बनाएंगे तब भी इन पर तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का लगाकर 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे। बस इसके बाद कोई घी नहीं लगाना। सबसे पहले तो यहाँ मैंने 3 चम्मच आटा लिया है, इसमें 3 चम्मच ही देसी घी के डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मौसम ठंडा हो गया है पहले से, तो ये बार बार मुझे हल्का सा गर्म करना पड़ रहा था। अच्छा, आटे में घी मिक्स करने से इनकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी। वैसे भी जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे के अंदर घी और थोड़ा सा आटा डस्ट करते हैं जिससे पराठा फूलता है। तो यहाँ बस दोनों वही चीजें हैं, बस इनको इकट्ठा मिक्स कर लिया है। अब इस आटे को बर्तन से निकालकर शेल्फ पर रख देंगे, मतलब थोड़ी खुली जगह पर, ताकि आसानी से काम हो सके। इस आटे को मैं पहले हल्का हल्का प्रेस करके इस पर निशान लगा लूंगी कि कितने पेड़े बनेंगे इस आटे से। तो पहले तो ज्यादा ही छोटे छोटे साइज के पेड़े निकले, फिर मैंने पहले एक पेड़ा बनाया और उसके बाद उसी साइज के मैंने टोटल 11 पराठे बने थे इससे, मतलब 100 ग्राम का एक पराठा था। इस आटे को मैं हाथ की मदद से प्रेस कर रही हूँ ताकि हर तरफ से इक्वली फ्लैट हो जाए और एक साइज के सब पेड़े बने। लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बने थे क्योंकि आटा कहीं से ज्यादा मोटा था, कहीं से कम। आटे को फ्लैट करने के बाद मैंने इस पिज्जा कटर से पहले निशान लगाए, फिर दोनों साइडों से आटे को लिया। जो पेड़े ज्यादा छोटे साइज के थे उनको मैं एक साइड पर करती जा रही थी, बाद में फिर इनको एडजस्ट करके सेम साइज के पेड़े बना लूंगी। जितने साइज का एक पेड़ा मुझे चाहिए था वो मैंने पहले बना लिया, फिर उसी साइज में सबको बना लिया। आटा इतना अच्छा और सॉफ्ट था कि ये सब प्रोसेस बहुत इजीली हो रहा था। इन सब पेड़ों को बनाने के बाद इन पर हल्का हल्का सा घी लगा देंगे ताकि ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएं और ये ऊपर से ड्राई ना हो। इन पर घी लगाने से एक तो ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इनको बेलना भी आसान हो जाएगा।
अब जिस बर्तन में पेड़े बनाकर रखने थे इसे थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि ये चिपके ना। इसके बाद जब सब पेड़े बन गए तो इन पर हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया और साथ ही इनकी रोटियां बनाकर रखती जा रही थी। इन सादा पेड़ों को रेस्ट देने की जरूरत नहीं। पहले मैं सिंपल पराठे बनाकर फ्रीज करने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये पराठे कौन से मैंने डेली बनाने हैं और डेली खाने हैं, तो थोड़े स्पेशल वाले पराठे बनाती हूँ। फिर मैंने लच्छे वाले पराठे बनाए और इनके लिए पेड़े भी लच्छेदार बनाने पड़ते हैं और मुझे ये पराठे बनाने में बहुत मजा आया। ये लच्छेदार पेड़ा और लच्छेदार पराठा बनाने के बाद 1 सेकंड मैं इनको देखती रही कि ये वाकई ही मैंने बनाए हैं इतने अच्छे लच्छेदार पराठे और इतने मुश्किल वाले पराठे। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से बनाती हूँ और हर चीज पहली बार ही परफेक्ट बन जाती है। मैंने 2 तरह के लच्छेदार पेड़े बनाए, लेकिन जो दूसरे वाला मैंने कट्स लगाकर रोल किए उसे बनाने में मुझे टाइम ज्यादा लगा और पेड़े की फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन पराठा बहुत अच्छा बना था, लेकिन इससे टाइम ज्यादा लग जाता था। बाकी पेड़े मैंने फटाफट बना लिए थे। रोटी पर पहले घी और आटे का मिक्सचर लगाया, इसे फोल्ड किया, सेंटर में से कट लगाया और फोल्ड किया सिंपल। और जो तो इसके पराठे कमाल के बने। अच्छा, पराठों को बेलने का भी एक सीक्रेट है, वो भी आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि जितने इन पेड़ों को सफाई से बनाया है उतनी सफाई से ही पराठों को भी बेलना है, तभी तो लच्छेदार पराठे बनेंगे। इसके अलावा इनको बेलते हुए सूखे आटे का इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। जब इन पेड़ों से मैं रोटी बेल रही थी तो बिल्कुल हल्का सा खुश्क आटा इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन जब मैंने इनके पराठे बनाए तो खुश्क आटा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा। ये बहुत आसानी से बेले जा रहे थे और पराठों को खाते हुए जो खुश्क सा आटा हाथों पे लगता है वो भी इन पराठों से बिल्कुल नहीं लगेगा। अब ये जो छोटे छोटे आटे के पीसेस मैंने अलग रखे थे, इनको भी मैं 100 ग्राम पेड़े के हिसाब से बनाकर रख लूंगी। टाइम तो मुझे काफी लग गया था इनको बनाने में, लेकिन इनको बनाना भी जरूरी था क्योंकि मुझे रमजान से पहले कुछ चीजें ट्राई करनी थी ताकि पता चल जाए कि कौन सी सही बनती हैं, फिर वो सब रमजान में बना लूंगी। अभी तो काफी टाइम है मेरे पास ये सब एक्सपीरियंस करने का। रमजान के करीब तो सोचने का टाइम कम और चीजें बनाने का टाइम ज्यादा रखना होता है। चलें जी, सब पेड़े बन गए हैं और इन पर हल्का हल्का ऑयल भी लगा दिया था ताकि ये ड्राई ना हो। अब पहले मैं इन सबको एक ही ट्रे में रख लेती हूँ ताकि यहाँ स्पेस बन जाए और एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से हटा दूंगी ताकि इनको इजीली मैं बना सकूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि सादा पेड़े बनाएंगे, फिर नेक्स्ट इसकी सादा रोटियां बेल कर रखते जाएंगे। उससे नेक्स्ट क्या करना है वो भी बताती हूँ। पहले इनकी एक बार सादा रोटियां बेल कर रख लें ताकि काम जल्दी हो जाए। एक एक करके सब बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और पेड़ा लेंगे और इसे बेल कर रोटी बना लेंगे। मैंने बहुत ज्यादा खुश्क आटा नहीं लगाया, ये आप देख लें, बस इतना ही लगाना है और इसकी रोटी बेलते हुए भी कोशिश करनी है कि ज्यादा खुश्क आटा ना लगाना पड़े। चलें अब मैं ये सब रोटियां बना लूं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इससे अगर ज्यादा छोटे साइज के पेड़े बनाएंगे तो पराठा बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलकर जब मैं इनके पराठे बनाऊंगी तो वो ना बहुत ज्यादा बड़े साइज के होंगे और ना ही बहुत ज्यादा छोटे साइज के होंगे। और अगर आप इनका साइज बेलते हुए ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो पापड़ टाइप का पराठा बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसलिए पराठे थोड़े मोटे साइज के बनाने हैं और दरमियाने साइज में होने चाहिए। अच्छा, ये जो सिंपल रोटियां बनाई हैं मैंने, लच्छे वाले पराठे बनाने के लिए जरूरी नहीं कि ये गोल ही बने, मतलब इतना टाइम इन्हीं पर नहीं लगा देना। मैंने जितनी भी रोटियां बनाई थी सबको एक साइड पर ऊपर नीचे रखती जा रही थी। अब पता नहीं वीडियो में आपको पता चल रहा है या नहीं कि आटे का टेक्सचर कितना स्मूथ है। अभी जब मैं सब रोटियां बनाने के बाद एक रोटी उठाऊंगी तो वो चिपकेगी नहीं और इजीली हाथ से उठाई जाएगी।
सब रोटियां बन गई हैं। अब इसके लच्छेदार पेड़े बनाने हैं। सबसे जो आसान तरीका है वो आपको बताऊंगी। आसान भी होगा, जल्दी भी बनेंगे और खूबसूरत से लच्छे भी बनेंगे। सबसे पहले तो एक रोटी लेकर इस पर खुश्क आटे और घी का मिक्सचर लगाएंगे और अच्छी तरह सारी रोटी पर फैला लेंगे ताकि हर तरफ घी लग जाए, कहीं से ये खुश्क ना रहे। अब इसको फोल्ड करेंगे। गोलाई में फोल्ड नहीं करना, थोड़ा चकोर होना चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ। ये जी हो गया फोल्ड। अब इसके सेंटर से कट लगाएंगे और फोल्ड करके दोनों लेयर्स को एक ही साइड पर लाकर बंद कर देंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये खूबसूरत सा लच्छेदार पेड़ा बना है। अब जैसे इस पेड़े में लेयर्स नजर आ रही हैं, सेम ऐसे ही पराठे में भी नजर आनी चाहिए। वो सब सीक्रेट्स भी बताती हूँ। पहले सब पेड़े बना लें। इन पेड़ों को बनाने के बाद लास्ट स्टेप पराठे बनाने का है। चलें जी, अब सब पेड़े मैं बना लूं, फिर लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, इन पेड़ों पर भी घी या ऑयल लगाते जाना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। मैं हर स्टेप को अलग अलग करके बता रही हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। अगर आप पहले सिंपल पेड़ा बनाएंगे, फिर रोटी बेलेंगे, फिर दोबारा पेड़ा बनाएंगे और फिर उसका पराठा बनाएंगे तो एक ही रोटी पर इतना टाइम लग जाएगा। जब भी ज्यादा पराठे बनाने हो तो पहले एक काम को कंप्लीट कर लें, फिर दूसरे काम की तरफ आए। टाइम तो हर चीज में लगता है, बस थोड़ा टाइम की मैनेजमेंट हो जाए तो परफेक्ट सब काम हो जाते हैं। पहले मैंने सोचा कि बस एक दो पेड़े बनाकर बाकी ऑफ कैमरा बना लूंगी, लेकिन इस पेड़े को बार बार बनाने से और बनाकर दिखाने से मुझे तो अब भूलेंगे नहीं और आपको भी देखने का फायदा होगा, आपको भी ये याद रह जाएगा। अच्छा, अब मैं वो पेड़ा बनाकर आपको बताने लगी हूँ जिस पर टाइम आपको ज्यादा लगेगा और इतनी कोई खास पेड़ी की फिनिशिंग भी नहीं आई थी। अब रोटी पर पहले घी और खुश्क आटा लगाकर फिर इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग की और फिर हर स्ट्रिप को रोल करके अगली स्ट्रिप पर रखकर फिर से रोल किया और ऐसे ही रोल करते जाना है जब तक सारी स्ट्रिप्स रोल ना हो जाएं। और बस ये बन गया लच्छेदार पेड़ा। मुझे ये पेड़ा बनाना इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि इस पर टाइम काफी ज्यादा लग गया। बस एक या दो पेड़े मैंने बनाए थे और फिर पहले जैसे ही सारे पेड़े बना लिए थे क्योंकि वो आसान थे और उनकी लेयर्स भी ज्यादा अच्छी बनी थी। ये मैं अब थोड़ा कैमरे को करीब करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको फोल्ड करना है और कैसे रोल करके इसको बनाना है। दोनों ही पेड़े बनाकर दिखाती हूँ आपको करीब से और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा पराठा बनाना आसान लगा आपको, फोल्ड करके बनाने वाला या फिर रोल करके बनाने वाला। अब एक एक करके इन पराठों को मैं बेल लूंगी। पहला जो लच्छे वाला पेड़ा मैंने लिया, इस पर मुझे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाना पड़ा क्योंकि इस पेड़े को बनाते हुए मैंने घी नहीं लगाया था, आपको बताने के लिए कि अगर इस पर घी नहीं लगा होगा तो ये खुश्क आटे के बगैर बेला नहीं जाएगा। इसके बाद जो मैंने पराठे बनाए उन पर एक चुटकी के बराबर भी खुश्क आटा इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, इनको बेलने का तरीका समझ लें। इनको सिंपल रोटी की तरह नहीं बेलना, जैसे पेड़ा आपको नजर आ रहा है लेयर्स में, सेम ऐसे ही लेयर्स पराठे में भी नजर आनी चाहिए। तो उसके लिए इनकी लेयर्स को खोलना है बेलते हुए। सेंटर से बेलना स्टार्ट करना है और बाहर की तरफ लेयर्स को बढ़ाएंगे ताकि हर तरफ से इनकी लेयर्स खुलना शुरू हों। बस अब इसी तरह सब पराठों को मैं बेल कर एक प्लेट में रखती जाऊंगी। इन पराठों को बहुत बारीक नहीं बनाना वरना बेलने के बाद इनकी लेयर्स नजर नहीं आएंगी। इनको थोड़ा मोटा और दरमियाने साइज में बनाना है। इस पराठे को मैं थोड़े बड़े साइज में करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इस पेड़े पर घी नहीं लगा था। अब मैं हल्का सा खुश्क आटा लगाऊंगी तभी इसका साइज चेंज होगा। अब देखें, खुश्क आटा लगाने के साथ ही ये आसानी से बेला जा रहा है। बस थोड़ी देर के लिए ही मैंने इसको बेला है ताकि हर तरफ से ये इक्वल साइज का हो जाए। इसी साइज के सब पराठे बनाने हैं।
अब पहले प्लेट में एक डिस्पोजेबल शीट रखेंगे, फिर इस पर पराठा रखकर एक और शीट से कवर करते जाएंगे। बस अब मैं पराठे बेलती जाऊंगी और इसी तरीके से रखती जाऊंगी। अच्छा, ये प्लास्टिक शीट्स मुझे कहीं से भी नहीं मिली थी, तो मैंने फिर शॉपिंग बैग्स मंगवाकर इनको सेम साइज में काट लिया सिंपल। इनको आप 2 से 3 बार और भी यूज कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह वॉश करके फ्रीजर में ही रख दें। अब आपने देखा है बाकी जो पराठे मैंने बनाए हैं, इनके लिए मैंने कोई खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं किया और बहुत आसानी से ये सब मैंने बना लिए थे। मेरे मोबाइल की चार्जिंग अब बिल्कुल लो हो गई है। अब जब तक ये चार्ज होता है तब तक बाकी पराठे मैं बनाकर रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये है दूसरा पराठा। अब मैं इसे बेलने लगी हूँ और आप देखेंगे कि इसकी लेयर्स कितनी आसानी से खुलेंगी और पराठे का साइज भी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस पर एक चुटकी के बराबर भी खुश्क आटा नहीं लगाया मैंने, क्योंकि इसके पेड़े पर पहले ही ऑयल लगा हुआ था। अच्छा, जो बिगनर्स हैं, जिन बच्चियों ने अभी सिंपल रोटी बनाना सीखी है, तो उनके लिए ये पराठे बेलना मुश्किल लग रहा होगा, तो उनके लिए एक और आसान सी टिप बता रही हूँ। अभी जब मैं तीसरे पेड़े को बेलूंगी, उसको आपने ध्यान से देखना है। पेड़े का जो सेंटर होगा वहाँ बेलने को रखना है, फिर एक बार नीचे की तरफ लेयर को लेकर जाना है और एक बार ऊपर की तरफ, और कोशिश करनी है जो पेड़े का सेंटर पॉइंट है वो उसी जगह पर रहे। चाहे आप दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे भी पराठे को बेलें, अगर सेंटर पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा तो पराठा गोल ही बनेगा। इतना डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, किसी ने भी एक पराठे को लेकर इतना डिटेल से नहीं बताया होगा। मैंने ये पराठे फर्स्ट टाइम बनाए हैं। पहला पराठा बेलते हुए क्या चीज खराब हुई वो भी बताई मैंने आपको। सेकंड टाइम वाला पराठा सही बना, फिर थर्ड वाला पराठा बिल्कुल परफेक्ट बना, और फिर इसके बाद वाले सारे पराठे ऐसे ही बनते गए। इतनी डिटेल से हर चीज इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई और वीडियो ढूंढनी ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब इन पराठों को मैं पकाकर भी दिखाऊंगी कि कैसे बने, और ये भी बताऊंगी कि अगली बार ये मैं पराठे बनाऊंगी या नहीं। ये है नेक्स्ट डे, पराठे फ्रीज हो गए हैं। अब मैं एक निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें। बस अब इन सबको किसी भी पैकेट में डालकर अच्छी तरह बंद कर देंगे और स्टोर कर देंगे। 1 महीना भी इनको कुछ नहीं होगा। यहाँ 2 पराठे बनाएंगे, एक तवे पर और एक नॉन स्टिक पैन में। एक पराठा तो टूट गया था, उसकी रीजन मैं बताती हूँ। पराठा आप तवे पर बना रहे हैं या फ्राई पैन में, दोनों को पहले हल्का सा गर्म करना है। तवा तो गर्म हो गया था लेकिन पैन अभी सही तरह से गर्म नहीं हुआ था, तो पैन वाला पराठा टूट गया। और 2 रीजंस और भी थी। पहली ये कि पैन में पहले हल्का सा ऑयल लगाना चाहिए था, और दूसरा पराठे को पलटने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चिमटा था। मैंने बहुत कोशिश की कि पैन में मैं सिलिकॉन का चम्मच यूज करूँ, स्टील का चिमटा मैं यूज नहीं करना चाह रही थी, और सिलिकॉन का चिमटा मेरे पास था नहीं। बस फिर एक से ही काम चला लिया। जब नादिया बाजी को जरूरत होती थी तो वो पराठा पलटने के लिए ले लेती थी, और जब मुझे जरूरत होती थी तो मैं ले लेती थी। तो ऐसे बने हमारे दोनों पराठे। मैंने पैन की साइड पर हल्का सा ऑयल लगाया था ताकि पराठा पैन के किनारे छोड़ दे और साइड चेंज करने में आसानी हो। इन पराठों को बनाने के लिए 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया था। आप ज्यादा लगाना चाहें तो ज्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि गंदम के पराठे बहुत ज्यादा घी एब्सॉर्ब करते हैं। एक वीडियो में ये भी बता रहे थे कि अगर आपने गंदम के पराठों को स्टोर करना है तो हल्का हल्का सेक कर रखें, फिर ये ज्यादा घी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी ऐसे ही बनाकर फ्रीज किए हैं। नेक्स्ट टाइम सेक कर रखने वाला एक्सपीरियंस भी ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस था। फिलहाल ये पराठे तो बहुत अच्छे बने थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पराठे मैं दोबारा बनाऊंगी या नहीं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। इसकी रीजन ये है कि लच्छा पराठा जितना देखने में मजेदार लगता है उतना ही खाने में भी मजे का होता है। और लच्छे पराठे को आप किसी भी ड्राई सालन जैसे आलू की भुजिया, आलू मेथी और इस तरह की मिक्स सब्जी के साथ खाएंगे तो सही रहेगा, या फिर ऑमलेट के साथ
और चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसे किसी ग्रेवी वाले सालन के साथ खाएंगे, जैसे आलू, चिकन, पालक, साग, इन सब के साथ इस पराठे को हैंडल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस पराठे में लेयर्स ज्यादा हैं और एक लुकमा बनाते बनाते वो सिर्फ टूटता जाता है। लेकिन अगर यही पराठा आप मैदे से बनाएंगे तो लुकमा भी बनेगा, क्योंकि मैदे में लचक बहुत ज्यादा होती है और जैसे चाहे आप लुकमा बनाएं वो स्ट्रेच होता जाएगा और टूटेगा भी नहीं। इसके अलावा इसमें घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। रूटीन में हम इतने घी वाले पराठे नहीं खाते, तो बस ये एक दो रीजंस की वजह से मैं इसे दोबारा सिर्फ तब बनाऊंगी जब कभी खाने का दिल किया, क्योंकि फ्रीज की हुई चीज कभी ना कभी काम तो आ ही जाती है। इससे और ज्यादा हेल्दी पराठा मैं कौन सा बना सकती हूँ गंदम के आटे से, वो अब एक्सपीरियंस करके आपको बताऊंगी। फ्रोजन पराठे तो मैंने बनाने ही हैं, लेकिन मुझे इन पर अभी थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि कैसे ये हेल्दी बन सकते हैं, फिर आपसे शेयर करूंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज। अब मैं आपको इस पराठे की लेयर्स दिखाती हूँ। ये देखें पराठे की लेयर्स कितनी अच्छी बनी हैं और ये बहुत सॉफ्ट भी बना था और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी।